आज हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पे बात कर रहे होंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को हम लेवल सरफेसेस के लिए देखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हम सिलेंड्रिकल को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखा जाता है ये हम सीख रहे होंगे। आप इमेजिन करें कि एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब भी वायर में करंट फ्लो करेगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो इसका वायर से एक रेडियस बन रहा होगा और इसका एक एंगल बन रहा होगा। इस तमाम फिनोमेना को, ये जेड एक्सिस है, इस तमाम फिनोमेना को अगर हमने स्टडी करना होगा तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसको स्टडी कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये हमारा मोटिवेशन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ने का कि जब हमें कहीं पे मैथमेटिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में मसला हो रहा होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हम उस प्रॉब्लम को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वीनियंटली सॉल्व कर सकते हैं। आप एक फिगर देखिए। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स सिलेंडर है बेसिकली, इससे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बनाएंगे। हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन एक्सेस बनाएंगे, एक्स वाई जेड एक्सेस बनाएंगे। अब आप देखिए कि अगर हमें यहाँ पर कोई पॉइंट चाहिए हो, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा एक्स वाई और ज़ीरो, क्योंकि ये प्लेन में है। ये है एक्स वाई प्लेन में। इसको हम हाइट पे लेकर जाएं, इसको अगर हम हाइट पे लेकर जाएं तो ये पॉइंट बन जाएगा एक्स वाई जेड। ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको बना दिया या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में इसको बना दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि ओरिजिन से, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पोलर कोऑर्डिनेट देखा था, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि इस पॉइंट को लोकेट कर रहा होगा। ये वेक्टर होगा। अब अगर हम ये करें कि इस वेक्टर का जो एंगल है वो हम थीटा ले लें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर और थीटा, और जेड जो है हमारे पास ज़ीरो है। यानी कि ये सेम पॉइंट एक्स वाई से हमने रिप्रेजेंट किया है और यही सेम पॉइंट हमने आर थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक? इस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए थे कि ये हमारे पास आर होता है। ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर कहलाता है और उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो हमारे पास थीटा कहलाता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि अ, हम इस पॉइंट को, इस पॉइंट की हाइट ले लेंगे, इस पॉइंट की हाइट ले लेंगे, तो ये जो पॉइंट बन जाएगा ये बन जाएगा आर थीटा और जेड। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सिर्फ जेड का फर्क आएगा, जेड सेम रहेगा, एक्स वाई में आर थीटा का फर्क हमें मिल रहा होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यहाँ समराइज कर दूं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में
हमारे पास पॉइंट होता है एक्स वाई जेड। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में यही पॉइंट हो जाएगा आर थीटा जेड, सेम पॉइंट हो जाएगा। मकसद ये होता है सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में ले जाने का या कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में ले जाने का, कि हम जो प्रॉब्लम जहाँ मुश्किल हो रही है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि क्या हमारे पास मोटिवेशन है। दो दो चीज़ें होती हैं। फ्यूचर में जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पे काम करेंगे या किसी भी रिसर्च फील्ड में काम करेंगे जहाँ पर आप पाइप फ्लो देख रहे होंगे, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है। अगर आप इस पाइप में फ्लो को देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ फ्लो है, ये फ्लो है सब, तो इसको आप आर थीटा जेड में देखते हैं कि इसमें वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में होगी, थीटा डायरेक्शन में होगी और जेड एक्सिस में हमारे पास होगी। तो ये फ्लो जो प्रॉब्लम है, इसमें जो भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो तमाम हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। ये एक मोटिवेशन हो गया। दूसरा मोटिवेशन ये है जो कि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों के लिए है कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे हम इसको तरह से लिखते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है r इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट करना चाहें तो आप इस तरह से इंटीग्रेट कर रहे होंगे, आप इसको अलग कर देंगे और ये आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। इस तरह से हम देख रहे होंगे। अब हम जब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। अब देखिए कि अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसको सॉल्व करते तो ये बड़ी आसान हो जाता है। ये प्रॉब्लम हमारे पास ये आ जाता ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हम आर स्क्वायर पुट कर देते हैं। ये अभी हम देखेंगे ये रिलेशन, और प्रीवियस लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट पे जब बात की थी तो ये रिलेशन हमने निकाला था, और यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा होता है आर डी थीटा। अब ये इजीली सॉल्वेबल है। ठीक, इस पे हम फ्यूचर में भी बात करेंगे कि आर कैसे आ रहा होता है यहाँ पर जब आप किसी डबल इंटीग्रल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लेके जाते हैं। लेकिन आपको मोटिवेशन का समझ आ गया कि आपने इस प्रॉब्लम को, ये सॉल्वेबल नहीं था कार्टेशियन में, इसको आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लेकर चले गए। अब इसका रिलेशन क्या होता है सिलेंड्रिकल टू पोलर कोऑर्डिनेट के लिए? सिलेंड्रिकल टू पोलर कोऑर्डिनेट्स कोई मुश्किल रिलेशन नहीं है हमारे पास, कोई मुश्किल रिलेशन नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट की तरह ही होता है। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये सेम था जैसे कि आपने एक्स वाई से आर थीटा में गए थे या आर थीटा से आप एक्स वाई में गए थे, ये सेम रिलेशन था। जब कन्वर्जन आपको चाहिए होता है तो z जो है, सिर्फ z का फर्क ये है कि z जो है इसमें इन्वॉल्व होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ये हमारे पास z ही आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल टू पोलर सिलेंड्रिकल, आई एम सॉरी, इट शुड नॉट बी पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए, सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आप सिलेंड्रिकल आर थीटा से एक्स वाई में जा रहे हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल एक, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि यहीं पे रेक्टेंगुलर टू
रेक्टेंगुलर कहते हैं या कार्टेशियन कहते हैं। सी आपने कैपिटल लिखना होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये वाला सी आप कैपिटल लिखते हैं, ये याद रखिएगा। जब भी फ्यूचर में आपने कहीं पे भी कार्टेशियन लिखना है, ये सी कैपिटल लिखना है। बाकी जो लेटर हैं वो स्मॉल आप लिख रहे होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि हेडिंग दे रहा हूँ तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखता हूँ। तो रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेंजेंट थीटा हमें मिलेगा y ओवर x, और z हमारे पास होगा z इज इक्वल टू z। तो ये हमारे पास रिलेशन होगा जब आपने रेक्टेंगुलर टू ये इस तरह से लिखना चाहिए, रेक्टेंगुलर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट हमें लिखना चाहिए टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से हम इसको लिख रहे होंगे, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से हम इसको लिख रहे होंगे। ओके, तो आपने दोनों रिलेशन देख लिए, सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब एग्जांपल 1 हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 1, फाइंड द rectangular coordinates find the rectangular coordinates of the point P with cylindrical coordinates r theta z is equal to 2 3 pi by 4 r theta z is equal to 2 3 pi by 4 5। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं कि r जो है, r की वैल्यू भी 2 है और z भी एक नंबर है। तो आपने ऑर्डर याद रखना है कि हमेशा इसका ऑर्डर r थीटा z रखेंगे। आपने z थीटा r ऑर्डर नहीं रखना है, आपने r थीटा z जब भी आप इसे फ्यूचर में लिखें तो r थीटा z का ऑर्डर रखना होगा। अदरवाइज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि z भी 2 हो सकता है, तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हियर सॉल्यूशन r 2 है, थीटा 3 पाई बाय 4 है और z हमारे पास 5 है। तो हम r थीटा z से कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम x y z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जाना चाह रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि कैसे हमने कार्टेशियन से पोलर में जाना है, पोलर से कार्टेशियन में हमने जाना होगा। तो अगर हम x की बात करें, x इज इक्वल टू r cos थीटा, यहाँ
x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू है 2, कॉस थीटा है 3π/4। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल रहा होगा -√। आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियंस में रखना होगा। इसी तरह से जब आप y निकाल रहे हैं तो y हमारे पास होगा r sin थीटा, r की वैल्यू हमारे पास है 2, साइन आ जाएगा 3π/4, और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल रहा होगा z के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि z जो है वो z के इक्वल ही होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ये आसानी है यहाँ पर, तो ये 5 आ जाएगा, तो z हमारे पास 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा -√2। y के लिए आप देख रहे हैं यहाँ y है, ये y है, y हमारे पास है √2 और z हमारे पास है 5, यानी कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ये पॉइंट होगा जो कि r थीटा z में हमें गिवन था। अब एक और हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, find cylindrical coordinates, find cylindrical coordinates for the point with रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हमें पॉइंट्स गिवन है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने आंसर लेकर आना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में है x y z और ये होगा -3 √3 -3 और 5, यानी कि ये x y z में हमें गिवन है ये पॉइंट, यानी कि ये r³ में हमें पॉइंट गिवन है। ओके, हमने इसको लेकर जाना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो पहला हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है r के लिए, अगर हमने r में जाना होगा तो हमें लिखना होगा x² + y² √। यहाँ x हमारे पास है -3 √3 का स्क्वायर प्लस और y हमारे पास है -3। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6, r हमारे पास आ गया 6। जब हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा का हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, टेंजेंट इनवर्स y/x, और थीटा हमारे पास होगा टेंजेंट इनवर्स y हमारे पास है -3, x हमारे पास है -3 √3, और जब इसकी वैल्यू आप देख रहे होंगे तो इसके दो आंसर आ रहे होंगे, एक आएगा π/6 और दूसरा आएगा 7π/6। ठीक है, दो जगह पे ये आंसर हमारे पास आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ये 7π/6 कैसे आ रहा है, ये तो π/6 हमारे पास है। बेसिकली आप जब थीटा π/6 देख रहे हैं, थीटा π/6 देख रहे हैं, तो आपने ये भी देखना है कि हम जब इसमें पाई ऐड करते हैं, π/6 + पाई, तो ये 7π/6, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है
जब इसमें पाई ऐड किया जाता है तो ये 7 पाई/6 बन जाता है। 7 पाई/6 की ज़रूरत अभी हमें क्यों पेश आई? वो इसलिए पेश आई क्योंकि ये जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को देखें, इसमें x भी नेगेटिव है, x नेगेटिव है, यानी कि हमारे पास ये नेगेटिव है, x नेगेटिव, मैं यहाँ रफ ड्रॉ कर रहा हूँ -3/√3, और y भी नेगेटिव है, यानी एक्चुअल पॉइंट हमारे पास है -3/√3 और y है -3। हम z को अभी नहीं देख रहे, okay? क्योंकि थीटा का ताल्लुक y और x से है, तो हम टेंजेंट इनवर्स y/x जब ले रहे हैं तो 5/6 तो ये वाला पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि हमारा पॉइंट एक्चुअली कहाँ पर है, हमारा पॉइंट यहाँ पर है। इसलिए हमें पाई/6 से पाई ऐड करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा, तब हमें 7 पाई/6 मिल रहा होगा। ओके, तो इस ट्रैप में आपने नहीं देखना, आपने पहले देखना है कि पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉइंट है ही नहीं, तो पाई/6 की सेंस नहीं बनेगी। इसका मतलब है अगर आप सिर्फ पाई/6 लिखेंगे यहाँ पर कन्वर्जन में, तो ये गलत हो जाएगा, आपका पॉइंट वो नहीं बनेगा। तो पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए 7 पाई/6, थीटा होना चाहिए 7 पाई/6, ये एंगल आपका बन रहा होगा। ओके, तो ये हमें समझ आ गया, और यहाँ से z क्या मिलेगा? z हमारे पास है, z = z ही होता है, तो ये हमें 5 मिल रहा होगा। तो पॉइंट क्या बन जाएगा? पॉइंट हमारे पास बन जाएगा r थीटा z, ये ऑर्डर आपने रखना है इस तरह से। r हमारे पास है 6, थीटा हमारे पास है 7 पाई/6 और z हमारे पास है 5। तो ये पॉइंट बन जाएगा, किसमें हमारे पास बन जाएगा? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा। ठीक? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप आज के टॉपिक की तरफ जाएं तो आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सीख लिया है, सिलेंड्रिकल, और इसकी एग्जांपल भी देख ली है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लेवल सरफेसेस में कैसे लिखे जाते हैं, ये अभी हम सीखेंगे। लेवल सरफेसेस, लेवल सरफेसेस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये हम कैसे लिखते हैं? लेवल सरफेसेस इस तरह से हम लिख रहे होते हैं। देखें, एक सिलेंडर है हमारे पास, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर बना लेते हैं। ये सिलेंडर है। जब भी सिलेंडर फ्यूचर में आपको नजर आए, आपने ब्लाइंडली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे काम करना है, इसको आप याद रखें। और हमारे पास ये आर होगा, r = r होगा। ठीक, जब r = r है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब r = r है तो क्या इक्वेशन बन रही होगी। मिसाल के तौर पे जब r = 2 है, अगर हम लिखें यहाँ पर, अगर r = 2 है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप किसी सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक? वो सर्कल हमारे पास यहाँ होगा। अब r = 5, ये भी एक सर्कल होगा। ये सर्कल किसी हाइट पे भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, r = 5, जो भी रेडियस है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने सिर्फ कैपिटल R को कोई भी वैल्यू देंगे, ये समझाने के लिए है, या इसको मैं अलग बना देता हूँ कि r = 2 फॉर एग्जांपल ये है, r = 5, थोड़ा सा रेडियस बड़ा होगा, ये सर्कल बनना चाहिए, सर्कुलर शेप बननी चाहिए r = 5 के लिए, और ये हमारे पास r = 2 के लिए ये शेप बननी चाहिए। इसको अगर हम r = r देखें तो ये इक्वेशन बन रही होगी, सिलेंडर सिलेंडर की इक्वेशन बन रही होगी, यानी कि जो कोई सिलेंडर होता है उसका रेडियस ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? r = r से।
ये r इज इक्वल टू आर, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है सारा r इज इक्वल टू आर से रिप्रेजेंट कर, ये एलिप्टिकल शेप नजर आ रही है लेकिन ये एलिप्टिकल नहीं है, ये सर्कुलर शेप है। तो सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर ऑफ रेडियस r with z axis ऑफ सिमेट्री। z एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी कि यहाँ से आप सेंटर वगैरह देख रहे होंगे, z एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये ज़रूरी नहीं कि सेंटर हो बिल्कुल, हम ये बात करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास एक तरह से कह लें कि फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में कि एक इक्विलिब्रियम वगैरह मिल रहा होता है या उसके अराउंड आप देख रहे होते हैं, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री का रफ सा मतलब ये होता है। तो ये z एक्सिस इसका जो है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी कि इसके इर्द गिर्द ये सिलेंडर बना हुआ है। अब एक और इक्वेशन होती है, अगर हम लिखें कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, तो इसका क्या मतलब होगा। तो आप इस तरह से देखें कि जब थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट है, तो हम अगर एक्स वाई जेड की बात करें, एक्स वाई जेड में ये एक एंगल बन रहा होगा थीटा नॉट, ये होगा एक्स, ये होगा वाई और ये होगा जेड। जब भी थीटा को कोई एंगल देंगे, फॉर एग्जांपल 45, एक्स वाई में तो वो एक लाइन के साथ बन रहा होगा ना, लेकिन ये हमारे पास एक प्लेन बन रही होगी, एक प्लेन बन रही होगी, मैं रफ सी प्लेन यहाँ पर बना रहा हूँ, ये एक प्लेन यहाँ पर बन रही होगी और ये जो प्लेन होगी ये हाफ प्लेन होगी। तो इस तरह से बनाना चाहिए, ये हमारे पास हाफ प्लेन होगी, हाफ प्लेन। जब हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कोई एंगल देख रहे होते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कोई एंगल देखते हैं तो वो लाइन के साथ बन रहा होता है। जब 3 डायमेंशन होता है तो वो जो एंगल बनता है वो हाफ प्लेन के साथ एक एंगल बन रहा होता है। और ये एंगल किसके साथ बन रहा है, ये बेसिकली आपको पता है कि ये सारा एक्स जेड प्लेन है, ये सब जो है एक्स जेड प्लेन है। तो इस प्लेन का एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स जेड प्लेन के साथ ही एंगल बन रहा है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हाफ प्लेन है, हाफ प्लेन टू जेड एक्सिस। यानी कि थ्रू जेड एक्सिस का क्या मतलब है, ये जो प्लेन है अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पर इसका ये जेड एक्सिस है, यानी कि जेड एक्सिस से ये पास कर रही है, ये बाकी और किसी एक्स वाई से नहीं पास कर रही है। होप कि ये आपको समझ आ गया, इसको मुझे बेहतर बनाना चाहिए था लेकिन आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। यानी कि ये जो जगह है ये वाली जेड एक्सिस से पास कर रही है, तो हाफ प्लेन है, हाफ प्लेन थ्रू जेड एक्सिस है, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल थीटा नॉट with the xz प्लेन, एक्स जेड प्लेन के साथ ये एंगल बन रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपकी एक्स जेड प्लेन है, इसको मैंने इन्फिनिट नहीं बनाया, सिर्फ समझाने के लिए। ये एक्स जेड प्लेन है और ये हमारे पास हाफ प्लेन है, इसका एंगल थीटा नॉट बन रहा है। तो आई होप कि ये कंप्लीट सेंटेंस आपको समझ आ गया है। आखिरी जो चीज़ रह गई इसमें वो आसान है, वो ये है कि आप क्या करते हैं कि जब z इज इक्वल टू कोई वैल्यू आप दे रहे होते हैं, z इज इक्वल टू सी, तो ये क्या होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये क्या बन रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रही होगी। ये आपको पता ही है, जब z इज इक्वल टू 3 हो तो एक्स वाई प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एट हाइट सी ये बन रही है। इसको आप देखिए, जब z इज इक्वल टू 3 होता है तो आपको एक प्लेन मिल रही होती है जिसकी एक हाइट फॉर एग्जांपल 3 है, z इज इक्वल टू 3, ये हाइट के साथ बन रही है। अगर 3 डायमेंशन में बनाना है तो मुझे इस तरह से बनाना, ये z इज इक्वल टू 3, यानी कि ये z इज इक्वल टू 3 से पास कर रही है। जब z इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये एक्स वाई प्लेन हमारे पास है, सो ऑन सो फोर्थ। तो आपने अभी देख लिया
आपने अभी देख लिया कि जब हर आर का एक मतलब है, थीटा का मतलब है जेड और सी का एक मतलब है। जब आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आप लिखते हैं, तो इसमें एक्स का, वाई का, जेड का इंडिविजुअली कोई मतलब ऐसा सच नहीं होता है। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, x1 का मतलब मैक्सिमम सिर्फ प्लेन मतलब होता है कि x इज इक्वल टू 1 का मतलब है y z प्लेन, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 का मतलब है x z प्लेन, सो ऑन। लेकिन यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में r इज इक्वल टू r का एक मतलब है, लेवल सरफेस है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ये लेवल सरफेस है, z इज इक्वल टू c, ये हमारे पास एक लेवल सरफेस बन रही है। अब एक आखिरी एग्जांपल हम देख लेते हैं। वीडियो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन हम इसको समझना चाह रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को। एग्जांपल है, फाइंड एन इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म z is equal to f of r theta for the surface। एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कोई सरफेस अगर हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल हम सीख रहे हैं कि कैसे आपने किसी सरफेस को जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में गिवन है, उसको आप कैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेकर जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन इसका। हम चाहे तो एक पार्ट सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर। हमारे पास है r इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और z जो है वो z ही है, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल लेंगे, z इज इक्वल टू 9 माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ से आप z लिख लेंगे 9 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पर सिर्फ आप जो है प्लस लगा देंगे। उसकी वजह ये है, अदरवाइज हमें z की दो वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें गिवन है कि z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप कोई भी लेवल सरफेस गिवन हो, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।